हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। हम लोग एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट कर रहे हैं नाबार्ड ग्रेड ए 2026 एग्जाम्स के लिए। अब तक हम लोगों ने 13 सेशंस कर चुके हैं, जिसमें पिछला सॉइल हम लोगों ने पढ़ा था 13 सेशन में। वो हम लोगों ने 3 पार्ट में वीडियो कवर करा था। हमारा सेशन नंबर 14 है और यूनिट का नाम है वाटर रिसोर्स। 2 या 3 पार्ट का ये चलेगा। ये पार्ट 1 है हमारा वाटर रिसोर्सेज का। सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले हम लोगों ने 12 सेशंस के अंदर एग्रीकल्चर पढ़ा। एग्रीकल्चर के लिए 12 सेशन में अप्रोक्सीमेटली 13 या 14 वीडियोस थे हमारे। फिर 3 वीडियोस में हम लोगों ने सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन पढ़ा, जिसमें हमने सॉइल के टाइप, सॉइल फर्टिलिटी, फर्टिलाइजर्स के बारे में जाना, सॉइल इरोजन के बारे में जाना। फिर नेक्स्ट वीडियो में सॉइल कंजर्वेशन को काफी डीपली समझने की कोशिश करी। फिर उसके बाद वाले वीडियो में हम लोगों ने वाटरशेड मैनेजमेंट करा। अभी हमारा सेशन 14 है, जिसमें हम लोग वाटर रिसोर्सेज कर रहे हैं, जिसमें इरिगेशन का मैनेजमेंट कैसे करना है। दैट इंक्लूड्स टाइप ऑफ इरिगेशन, सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट, कमांड एरिया डेवलपमेंट, वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स। फिर इसमें माइक्रो इरिगेशन, इरिगेशन पंप्स, मेजर, मीडियम और माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम सीधा अपना लेक्चर में आगे चलते हैं हम लोग। वाटर रिसोर्सेज की बात करें तो वाटर रिसोर्सेज से मतलब होता है जो भी वाटर अवेलेबल है अर्थ पे, जिसे हम लोग ह्यूमन एक्टिविटीज के लिए यूज कर सकते हैं। अब इसका मतलब नहीं कि हम समुद्री पानी की बात कर रहे हैं, क्योंकि समुद्री पानी जो है उसको आप अपनी डेली या फिर अपनी रेगुलर एक्टिविटीज में यूज नहीं कर सकते ड्यू टू इट्स सैलिनिटी। ठीक है, तो अब ह्यूमन एक्टिविटीज क्या है जहाँ पे हमें वाटर चाहिए होता है? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, ड्रिंकिंग, हाइड्रो पावर, इकोसिस्टम एटसेट्रा। अब ये वाटर हमारे पास आता कहाँ से है? इन वाटर के लिए सबसे पहला हमारे पास सरफेस वाटर होता है। सरफेस वाटर जो हमारे सरफेस पर फ्लो कर रहा है अर्थ के सरफेस पर, जैसे रिवर्स हो गई, लेक्स हैं, टैंक्स हैं, रिजर्वायर्स हैं, कैनाल्स हैं। ये हमारा सरफेस वाटर कहलाता है। रिवर्स, लेक्स, टैंक्स, रिवर, रिजर्वायर्स और कैनाल। फिर हमारा ग्राउंड वाटर होता है। ग्राउंड वाटर के अंदर हम लोग क्या करते हैं? हमारे एक्यूफर्स होते हैं, वेल्स होती हैं, ट्यूब वेल्स होते हैं। ये हमारे ग्राउंड वाटर होते हैं। फिर एटमॉस्फेरिक वाटर होता है। एटमॉस्फेरिक वाटर में हमारे पास ह्यूमिडिटी होती है, ड्यू होती है और रेनफॉल होती है। फोर्थ हमारा ग्लेशियर्स और स्नो मेल्ट होता है, जो कि हमारा मेनली हिमालयन रिवर्स का मेजर सोर्स है। स्पेसिफिकली हम जब इंडिया के लिए बात करते हैं तो हमारे पास वाटर रिसोर्सेज को हम लोगों ने 4 तरह से क्लासिफाई करा: सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर, एटमॉस्फेरिक वाटर और ग्लेशियर्स एंड स्नो मेल्ट। सरफेस वाटर में नदियां हैं, तालाब हैं, झीलें हैं, रिजर्वायर्स हैं, कैनाल्स हैं। ये हमारा सरफेस वाटर हो गया। ग्राउंड वाटर जो जमीन के नीचे से आ रहा है, वेल्स के थ्रू, ट्यूब वेल्स के थ्रू या एक्विफर्स के थ्रू। एटमॉस्फेरिक वाटर में रेनफॉल है, ड्यू है, ह्यूमिडिटी है, जो हमें ऊपर से गिर के मिल रहा है एटमॉस्फेयर की वजह से। और ग्लेशियर एंड स्नो मेल्ट्स में जो हमारा हिमालयन रिवर्स के लिए ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं वहां से। इंडिया की बात करें तो इंडिया के पास दुनिया का 4% ग्लोबल वाटर है, ग्लोबल फ्रेश वाटर, बट 18% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन भी है। पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी की बात करें तो 2021 का जो सर्वे आया था उसके हिसाब से हमारे पास 1486 मीटर क्यूब वाटर है पर कैपिटा, बल्कि मिनिमम 1700 मीटर क्यूब होना चाहिए। तो हम लोग ऑलरेडी पानी के रेस्पेक्ट में स्ट्रेस लेवल पर है। और जो ट्रेंड है हमारा वो वाटर स्कैर्सिटी की ही तरफ मूव होता जा रहा है, जिसका प्राइमरी रीजन वाटर वेस्टेज है और सेकेंडरी रीजन वाटर पॉल्यूशन है और थर्ड रीजन इसका क्लाइमेट चेंज है। इरिगेशन की बात करें अब वाटर के साथ में, तो इरिगेशन क्या है? इरिगेशन अपने आप में एक आर्ट एंड साइंस होती है कि पानी हम लोग किस तरह से क्रॉप्स को दे रहे हैं रेगुलर इंटरवल पे, ताकि उनकी वाटर नीड्स पूरी हो पाए। इंडिया में इरिगेशन जरूरी क्यों है? क्योंकि हमारा जो एग्रीकल्चर है वो मानसून डिपेंडेंट है। 50% ऑफ फार्मर्स आर रिलाइंग ऑन रेनफॉल ओनली। अनइवन रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन है टेम्पोरल और स्पेशल तरीके से। हमारे पास ड्रॉट प्रोन एरियाज है, जैसे राजस्थान है, कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, पार्ट्स ऑफ तेलंगाना है। यहाँ पर इतना सूखा पड़ता है कि अगर इरिगेशन नहीं दिया जाएगा तो बारिश तो होगी नहीं यहाँ पर, या होगी तो बहुत कम होगी। तो वहां पे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज नहीं हो पाएंगी। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज नहीं हो पाएंगी तो उसके दो ड्रॉबैक्स है। सबसे पहला, सॉरी, 3 ड्रॉबैक्स है अगर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज अफेक्ट होती है। आपके इंटरव्यू के लिए भी सुन लीजिए और डिस्क्रिप्टिव के लिए भी। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से 3 सबसे बड़े ड्रॉबैक्स क्या हैं अगर नहीं होती है तो? सबसे पहला, जो हमारे पास लोग उस एग्रीकल्चर पे एम्प्लॉयमेंट के लिए डिपेंडेंट है उनका एम्प्लॉयमेंट जाएगा, जॉब लॉस होगा। दूसरा, हमारी फूड सिक्योरिटी खत्म होगी। तीसरा, जब फूड सिक्योरिटी खत्म हो रही है तो हमें बाहर से खाना इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट करना पड़ेगा तो उसमें हमारी फॉरेन एक्सचेंज जाएगी। तो इस तरह से एग्रीकल्चर भी अगर हमारे पास पूरा नहीं पड़ता तो हमें ड्रॉबैक्स होते हैं। फिर हमें क्रॉपिंग इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए भी हमें इरिगेशन चाहिए होता है। हाई प्रोडक्टिविटी के लिए भी, कि जो इरिगेटेड क्रॉप्स होते हैं प्रॉपरली उन्हें इरिगेट किए, उनको इरिगेट किया जाए तो उनकी यील्ड ज्यादा होती है, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है। हाई वैल्यू क्रॉप्स होते हैं जैसे वेजिटेबल, फ्रूट्स, स्पाइसेस, इन्हें पानी प्रॉपरली चाहिए होता है। और फूड सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए वो ऑलरेडी लिख ही दिया है हमने। इरिगेशन की बात करें तो इंडिया का जो इरिगेटेड लैंड है वो नेट सोन एरिया का 48% के करीब है, जो कि 75% ऑफ द टोटल फूड ग्रेन्स हमें प्रोड्यूस करता है।
That means 48% of the net sown area is bringing us 75% of the total food grain. ये इरिगेशन का कंट्रीब्यूशन है हमारे लिए। फिर एक इसमें टर्म आती है वाटर यूज एफिशिएंसी, व्यू कहते हैं, WUE। वाटर यूज एफिशिएंसी क्या होता है? यूजफुल आउटपुट पर यूनिट ऑफ वाटर यूज। हम कितना पानी दे रहे हैं उसके रेस्पेक्ट में कितना हमें आउटपुट निकल कर आ रहा है, दैट इज आर वाटर यूज एफिशिएंसी। वाटर यूज एफिशिएंसी क्रिटिकल क्यों है? क्योंकि इंडिया की इरिगेशन एफिशिएंसी लो है। सरफेस इरिगेशन की एफिशिएंसी 30 to 40% है, ग्राउंड वाटर की एफिशिएंसी 60 to 65% और ड्रिप इरिगेशन की एफिशिएंसी 80 to 90% होता है। तो सबसे ज्यादा एफिशिएंट कौन सा इरिगेशन है? ड्रिप इरिगेशन। हमारे पास ग्राउंड वाटर डिक्लाइन होता जा रहा है, राइजिंग वाटर डिमांड है फ्रॉम इंडस्ट्रीज एंड अर्बन एरियाज, और क्लाइमेट चेंज की वजह से रेनफॉल हमारी इरेटिक है, अनइवन है, जिसकी वजह से वाटर यूज एफिशिएंसी हमारे लिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंपोनेंट हो जाता है। अब वाटर यूज एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए क्या करना होगा? हम ये देखेंगे कि यहाँ पे 30 से 40% है या 60 से 65% है, इनकी जगह जहां पर भी हो हम 80 से 90% वाला इरिगेशन एफिशिएंसी लें। दैट मीन्स और माइक्रो इरिगेशन हम लोग यूज करें। माइक्रो इरिगेशन में दो होते हैं, ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन। हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे इनके बारे में। ड्रिप इरिगेशन की सबसे अच्छी इरिगेशन एफिशिएंसी होती है। कैनाल लाइनिंग हम लोग कर सकते हैं, लेजर लैंड लेवलिंग कर सकते हैं, साइंटिफिक इरिगेशन शेड्यूलिंग कर सकते हैं, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन से भी इरिगेशन एफिशिएंसी या फिर वाटर यूज एफिशिएंसी हमारी इंप्रूव होती है, वाटर प्राइसिंग और वॉल्यूमेट्रिक सप्लाई, और वाटर यूजर एसोसिएशन जिसे हम लोग PIM कहते हैं, इसके थ्रू हम लोग वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। कैसे कैसे बढ़ा सकते हैं? माइक्रो इरिगेशन, लेजर लैंड लेवलिंग, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, वाटर यूजर एसोसिएशन, कैनाल लाइनिंग, साइंटिफिक इरिगेशन शेड्यूलिंग, वाटर प्राइसिंग एंड वॉल्यूमेट्रिक सप्लाई। These are the ways to improve water use efficiency. इंडिया में इरिगेशन डेवलपमेंट की बात करें, अभी थोड़ा हमारा इंट्रोडक्टरी ही है, तो काफी सारे ब्रीफ पॉइंट्स हैं, हम लोग बस जल्दी जल्दी से अपना इंट्रोडक्टरी पार्ट कवर करेंगे, फिर हम लोग प्रॉपर कंटेंट के अंदर डाइव इन करेंगे। इंडिया में अगर हम लोग इरिगेशन डेवलपमेंट की बात करें तो इरिगेशन हमारा एंशिएंट टाइम से चलता आ रहा है। एंशिएंट इंडिया में हम लोग जब बात करते थे, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम था, तब सोफेस्टिकेटेड कैनाल सिस्टम थे। सदर्न इंडिया में हमारे पास टैंक्स यूज हुआ करते थे, जो चोला और पांड्या पीरियड के होते थे। मेडिवल पीरियड की बात करें तो यहाँ पे कैनाल्स बनी थी, जैसे कि हमारी वेस्ट यमुना कैनाल है। ब्रिटिश पीरियड की बात करें तो मेजर कैनाल सिस्टम्स आए थे, जैसे अपर गंगा कैनाल था, गोदावरी एनिकट आया था। और यहाँ पे ब्रिटिश पीरियड के टाइम पे रेवेन्यू कलेक्शन इसका फोकस हुआ था, फार्मर वेलफेयर नहीं होता था। ठीक है, तो उन्होंने जो कैनल बनाई थी दैट वाज टू कलेक्ट रेवेन्यू नॉट फॉर द फार्मर। यहाँ पे जो हुआ था ये फार्मर वेलफेयर के लिए हुआ था। फिर इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ ब्रिटिश इंडिया के बाद में। इंडिपेंडेंस के बाद में हम लोगों ने मेजर डैम्स बनाए, जैसे भाखड़ा नंगल डैम बना, हीराकुंड डैम बना, नागार्जुना सागर डैम बना। ग्रीन रेवोल्यूशन आया हमारे पास 1960-70 में, जहाँ पे ट्यूब वेल के यूज का एक्सपेंशन किया गया। 1974 से हम लोगों ने कमांड एरिया डेवलपमेंट पे काम करना शुरू करा। फिर नेशनल वाटर पॉलिसी आई 1987 में, 2002 में, 2012 में। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आई 2015 में, जिसमें हर गेट को पानी और पर ड्रॉप मोर क्रॉप स्कीम को हम लोग लेकर आए। तो इस तरह से हम लोगों ने इरिगेशन का डेवलपमेंट होना शुरू हुआ, कि कहाँ हमारे पास सिर्फ कैनाल्स हुआ करती थी, फिर हमारे पास कैनाल्स के बाद में टैंक्स बने, डैम्स बने। डैम्स के बाद हम लोगों ने ग्रीन रेवोल्यूशन में ट्यूबवेल को यूज करा, कमांड एरिया डेवलपमेंट करा, वाटर पॉलिसी लेकर आए, फिर स्पेसिफिकली स्कीम्स लेकर आए। अटल भूजल योजना आई ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट के लिए, और एक माइक्रो इरिगेशन के लिए फंड बनाया गया नाबार्ड के थ्रू। इस तरह से हमारे पास इरिगेशन का डेवलपमेंट हुआ। इन सब चीजों के बारे में हम लोग एक एक करके जानेंगे। इसमें स्पेसिफिकली कमांड एरिया डेवलपमेंट, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, अटल भूजल योजना और नाबार्ड का माइक्रो इरिगेशन फंड। अब बात आती है क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होता है। तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी होता है, ये बताता है फ्रीक्वेंसी ऑफ लैंड यूज इन एग्रीकल्चर बाय कैलकुलेटिंग हाउ मेनी क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन द सेम फील्ड ड्यूरिंग अ सिंगल एग्रीकल्चर ईयर। तो एक एग्रीकल्चर ईयर में कितने ज्यादा क्रॉप्स हम लोगों ने उगाए हैं, वो हमारी क्रॉपिंग इंटेंसिटी है। अब हमने दो चीजें पढ़ी थी, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया और नेट सोन एरिया। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या था? टोटल एक पीस ऑफ लैंड को, जैसे मान लो ये पीस ऑफ लैंड है, मान लो ये 5 बीघा है, ठीक है, ये हमारा 5 बीघा है, ये हमारा नेट सोन एरिया हो गया। मैंने एक बार इसमें 5 बीघे में चावल उगा दिया, फिर मैंने इस 5 बीघे में गेहूं उगा दिया, फिर इसी 5 बीघे में मैंने दो और अलग अलग तरह के क्रॉप्स उगाए, एक एक करके, पहले एक क्रॉप उगाया फिर दो क्रॉप उगाया। तो नेट सोन एरिया तो मेरा यही रहा, 5 बीघा। बट जो ग्रॉस क्रॉप एरिया हो गया, पहले इसको मैंने चावल के लिए यूज करा, फिर गेहूं के लिए यूज करा, फिर एक और क्रॉप के लिए यूज करा, एक और क्रॉप के लिए यूज किया, तो ये मैंने 4 बार यूज करा। हो सकता है जो तीसरी और चौथी बार का यूज है वो पूरा 5-5 बीघा ना कराओ, एक बार 3 बीघा कराओ, एक बार 4 बीघा कराओ। तो ग्रॉस क्रॉप एरिया जो होता है कि हमने टोटल कितना हमने उसको एक एग्रीकल्चर ईयर में क्रॉप्स के लिए यूज करा। नेट सोन एरिया हमारा एक्चुअल पीस ऑफ लैंड है जो एक बार में हम लोग यूज कर पा रहे हैं।
इसका रेशियो इनटू 100 ये हमारी क्रॉपिंग इंटेंसिटी हो जाती है। इंडिया की एवरेज क्रॉपिंग इंटेंसिटी 150 है, बट जो अच्छे इरिगेटेड एरियाज है वहां पे 180 से 200% तक की क्रॉपिंग इंटेंसिटी हमारी आती है। फिर बात आती है इरिगेशन वाटर प्रोडक्टिविटी, जिसे हम लोग IWP कहते हैं। ये कुछ वो इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आपके ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बनाएंगी। न्यूमेरिकल नहीं आएगा, बट डायरेक्ट थ्योरेटिकल फॉर्मूला बेस आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में, फेज 1 में भी और फेज 2 मतलब प्री में भी और मेंस में भी। इरिगेशन वाटर प्रोडक्टिविटी क्या होती है? इट इज अ क्रॉप आउटपुट पर क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर। इरिगेशन वाटर प्रोडक्टिविटी क्या हुई? क्रॉप आउटपुट पर क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर। और ये वेजिटेबल्स के लिए हाईएस्ट होती है, लोएस्ट होती है राइस और शुगर केन में। क्यों? क्योंकि उनमें वाटर डिमांड ज्यादा होती है राइस और शुगर केन के केसेस में। चैलेंजेस क्या होते हैं हमारे वाटर रिसोर्स और इरिगेशन के अंदर? ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर एक बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंजेस है। लो इरिगेशन एफिशिएंसी है, रिजर्वायर में सिल्टेशन हो जाता है, कैनाल्स की मेंटेनेंस नहीं होती है, इनइक्विटेबल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है, क्लाइमेट चेंज जिसकी वजह से ड्रॉट्स और फ्लड्स आ रहे हैं, टैंक इरिगेशन हमारा डिक्लाइन होता जा रहा है, और एनर्जी वाटर नेक्सस है। दैट मीन्स अगर आपकी फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है तो आपका ग्राउंड वाटर डिप्लीट होने लग जाएगा। ये हमारे वाटर रिसोर्सेज एंड इरिगेशन के अंदर चैलेंजेस है। गवर्नमेंट स्कीम्स है काफी सारी इसके अंदर डेवलप करने के लिए। ये वो सारी स्कीम है जो हम लोग स्कीम्स वाले वीडियोस में सेपरेटली पढ़ेंगे, जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इसके अंदर 3 पार्ट आते हैं। पहला पार्ट है हर खेत को पानी, दूसरा पार्ट है पर ड्रॉप मोर क्रॉप, तीसरा पार्ट है वाटरशेड डेवलपमेंट। फिर है AIBP इरिगेशन प्रोजेक्ट कंप्लीशन है। फिर अटल जल है, अटल भूजल योजना ग्राउंड वाटर के लिए। CADWM है, कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट। और नाबार्ड है, नाबार्ड का RIDF फंडिंग होती है माइनर इरिगेशन और इसके लिए। ठीक है, ये एक MI फंड है। मतलब एक MI फंड अलग है और RIDF अलग है। RIDF बेसिकली आपका रूरल इंफ्रा के लिए है। अपार्ट फ्रॉम इरिगेशन इसे बाकी चीजों में भी यूज किया जा सकता है। हम एक सेपरेटली वीडियो करेंगे, सिलेबस का पार्ट नहीं है बट फिर भी नाबार्ड के लिए एक सेपरेटली हम लोग वीडियो करेंगे, जैसे RBI ग्रेड बी के लिए करा था। उसी तरह से उसको थोड़ा और फर्निश करके और डेप्थ जाके नाबार्ड के बारे में भी सब कुछ पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ इरिगेशन की हम लोग बात करते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी आता है, डिस्क्रिप्टिव भी आता है। टाइप्स ऑफ इरिगेशन की बात करें तो पानी किस तरह से हम लोग इरिगेशन में यूज कर रहे हैं, वो हमारा इरिगेशन सिस्टम डिफर करता है। उसको हम लोग टाइप्स ऑफ इरिगेशन कहते हैं। जैसे सबसे पहला है सरफेस इरिगेशन। सरफेस इरिगेशन नाम से हमें समझ आ रहा है कि सरफेस पे हमने पानी डाल दिया। वाटर इज अप्लाइड डायरेक्टली ओवर द सॉइल सरफेस, allowing it to infiltrate under gravity। ये ओल्डेस्ट और मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड है, बट इसकी एफिशिएंसी ठीक ठीक है। हमने कितनी पढ़ी थी? 40 से 60% के आसपास इसकी एफिशिएंसी पड़ी थी। इसमें एक आता है फ्लड इरिगेशन। फ्लड इरिगेशन में क्या होता है कि पानी को हमने फ्रीली ऐसे ही छोड़ दिया, हमने ट्यूबवेल लगाया, पानी बहना शुरू कर दिया, पूरी फील्ड के अंदर पानी भर जाएगा। इसमें मिनिमल इंफ्रास्ट्रक्चर है, बट इसमें एवपोरेशन लॉसेस बहुत ज्यादा होते हैं, रन ऑफ होता है, डीप पर्कुलेशन होता है। जहां पे अबंडेंट वाटर होता है या लेवल फील्ड्स होती है, वहां पे ये काफी ज्यादा कॉमन होता है। फील्ड ही अगर आपकी लेवल नहीं है तो कहीं पे पानी भरा रह जाएगा, कहीं पे पानी पहुंचेगा ही नहीं। इसलिए लेवल फील्ड की जरूरत है और अबंडेंट वाटर जहां पर हो। वरना पानी इतना सारा लाओगे कहाँ से इरिगेशन के लिए अगर पानी ही नहीं होगा तो। सेकंड इसमें आता है बेसिन एग्रीगेशन, सॉरी बेसिन इरिगेशन। बेसिन इरिगेशन के अंदर क्या होता है, जो फील्ड होती है उसको हमने स्मॉलर सर्कुलर रेक्टेंगुलर बेसिन में डिवाइड कर देते हैं। मान लो जैसे ये है आपका, इसमें ऐसे ऐसे करके आपने अलग अलग बेसिन बना दिए, और बेसिन की जो बाउंड्री है, बाउंड्री को आपने बंद है ना, हमने बंड्स के थ्रू कवर कर दिया ताकि उसमें से पानी बाहर ना आए। इसके अंदर क्या होता है, यूनिफॉर्म पेंडिंग हो जाती है, और ये ऑर्कर्ड्स बनाना राइस और गार्डन क्रॉप्स में काफी ज्यादा कॉमन होती है। इसमें लेबर भी कम होता है और एप्लीकेशन यूनिफॉर्मिटी भी बढ़ती है। फिर आता है बॉर्डर स्ट्रिप इरिगेशन। बॉर्डर स्ट्रिप इरिगेशन के अंदर क्या है, आप लोगों ने गांव खेतों में देखा होगा, इस तरह से करके आप लोगों ने स्ट्रिप्स बना दिए हैं। फील्ड इज डिवाइडेड इनटू लॉन्ग ग्रेडेड स्ट्रिप्स सेपरेटेड बाय लो रिजेस। वाटर क्या होता है, वाटर टॉप एंड से जाता है और धीरे धीरे अलोंग द बॉर्डर एडवांस होने लगता है। वीट में, फॉटर क्रॉप में, ग्राउंड नट में, जहां पर भी लेवल लैंड होती है, वहां पे हम लोग बॉर्डर स्ट्रिप इरिगेशन को यूज करते हैं। फिर फरो इरिगेशन होता है। फरो इरिगेशन के अंदर क्या होता है, शैलो फरोज होती हैं जो कि क्रॉप की रोज के बीच में लगाई जाती हैं। इसके अंदर क्या होता है, मिनिमाइजेस कांटेक्ट विद प्लांट स्टेम एंड लीव्स, मेकिंग इट गुड फॉर कॉटन, शुगर केन, मेज एंड वेजिटेबल्स। इसमें इट कंजर्व्स वाटर कंपेयर टू फ्लड इरिगेशन एंड इंप्रूव एरेशन इन द रूट जोन। क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है ना, आपने जैसे मान लो ये पीस ऑफ लैंड है, इसके ऊपर आपने यहाँ इसके ऊपर आपने क्रॉप लगा दिया और बीच में फरो के अंदर आपने पानी भर दिया। अभी एक इमेज के थ्रू हम लोग ये सब देखने की कोशिश करेंगे, चारों पांचों तरह को। इस इमेज के थ्रू हम लोग थोड़ा सरफेस इरिगेशन को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए कैसा यहाँ पे ये हम लोगों ने क्रॉप्स लगा रखे हैं रोज की फॉर्म में।
ठीक है, और उसके बीच में हमने फरोज बनाई हुई है। फरोज के अंदर यहाँ पे पानी बह रहा है, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होगा फरो का, है ना, कि फरो के बीच में आपके इधर भी क्रॉप्स हैं, इधर भी क्रॉप्स है, बीच में आपने पानी को डाल दिया। वाटर इज अप्लाइड इन इन फरोज, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एक तो पानी का कंट्रोल इजी होता है और रो क्रॉप्स के लिए बेस्ट होता है। ये इनफ्लो है पानी का, यहाँ से पानी आप फरोज के अंदर ट्रांसफर कर रहे हो। ये बेसिन इरिगेशन है। बेसिन इरिगेशन के अंदर क्या है, ये आपकी सप्लाई कैनाल है, ठीक है। यहाँ से आपने पानी बेसिन के अंदर डाल दिया है और बेसिन के अलोंग आपने बंड्स बना दिए हैं, ठीक है। इससे या फिर एक तरह की रिजेस बना दी हैं। इससे क्या होगा, पानी सिर्फ यहाँ अंदर अंदर रहेगा इस क्रॉप के लिए। ये हमारा बॉर्डर इरिगेशन का एक एग्जांपल है। इसके अंदर क्या है, ये सप्लाई आ रहा है, ठीक है। ये पानी का सप्लाई है, यहाँ पे आपने बीच में रिजेस बना दिया ताकि पानी का फ्लो आपका कंट्रोल होता रहे। जो लैंड है, लैंड में आपने विद इन द लैंड आपने बॉर्डर्स बना दिए, पूरी स्ट्रिप को आपने फ्लड कर दिया। ये आपके फ्लड पॉइंट्स है। इसमें क्या होगा, ये सीरियल्स जैसी चीजों के लिए सूटेबल होता है। ये हमारा वाइल्ड फ्लडिंग है, जो बेसिक हमने फ्लडिंग पढ़ा था कि इसके अंदर पानी को आपने ऐसे ही फ्लो कर दिया। वाटर फ्लोज अक्रॉस अनइवन ग्राउंड, इसमें कोई कंट्रोल स्ट्रक्चर नहीं है, लीस्ट एफिशिएंट होता है ये, इसमें रन ऑफ भी ज्यादा होता है, ठीक है। सीक्वेंस जो हमने पढ़ा था उस सीक्वेंस के साथ में नहीं है, 1 2 3 4 के नंबर अलग अलग हो सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट यही है। आगे चलते हैं। अगला आता है सब सरफेस इरिगेशन। सब सरफेस इरिगेशन की बात करें, जो पानी है, इट इज सप्लाइड बिलो द सॉइल सरफेस, आइदर नेचुरली और थ्रू कंस्ट्रक्टेड चैनल्स पाइप्स, ताकि कैपिलरी एक्शंस के थ्रू वो मॉइस्चर रूट जोन तक पहुंच पाए। की फीचर्स क्या है इसके, ये एक तो सरफेस पे जो सॉइल मतलब जो सरफेस पे वाटर का एवोपोरेशन हो रहा है उसे खत्म कर रहा है। दूसरा, जो वाटर टेबल है, जहाँ पे वाटर टेबल शैलो है और सॉइल्स के पास अच्छी कैपिलरिटी है, वहां पे हम लोग इसे यूज कर सकते हैं। तीसरा, इसके अंदर जो है, इसकी इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस कॉस्ट होती है हाई, जिसकी वजह से लार्ज स्केल अडॉप्शन इसका नहीं हो पा रहा है। मतलब ये चीज महंगी पड़ रही है। सस्ता वाला तो हमने ऊपर पढ़ लिया, जो हमने मिट्टी के ऊपर डाल दिया। इसमें हम पानी मिट्टी के अंदर पहुंचा रहे हैं। इसमें जो सबसे पहला होता है, सबसे पहला आता है सब सरफेस ड्रिप इरिगेशन, जिसे एसडीआई कहते हैं। इसके अंदर ड्रिप ट्यूब्स यूज होती हैं और मोस्ट कॉमन मॉडर्न सिस्टम का पार्ट है ये। फिर आता है सब सरफेस इरिगेशन बाय वाटर टेबल कंट्रोल। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ग्राउंड वाटर को रेस करते हैं। जो ग्राउंड वाटर है उसका लेवल हम लोग बढ़ाते हैं ताकि वो जड़ों तक पानी आ पाए, और इसको हम लोग फ्लैट और लो लाइंग एरियाज में ज्यादातर यूज करते हैं। इमेज के थ्रू हम लोग इसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं अभी। ये कुछ इस तरह से हमारा सब सरफेस इरिगेशन होता है। सब सरफेस इरिगेशन के अंदर क्या है, जो पानी है ये तो आपका सरफेस है, ऊपर ऊपर, ठीक है। अभी तक तो हमने ऊपर के लिए काम करा था, अब हम लोग मिट्टी के अंदर हम लोग ने पाइप बिछा दिया, इस पाइप से हम लोग पानी डाल रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा सब सरफेस इरिगेशन का काम होता है। सब सरफेस इरिगेशन में हम लोगों ने क्या करा, हमने नीचे से पानी डाला ताकि हमारे जो एवापोरेशन लॉसेस है वो हमारे ऑलमोस्ट खत्म हो जाएंगे। जहाँ पे वाटर टेबल शैलो होती है, प्लांट की जड़ें वहां तक नहीं पहुंच पाती, वहां पर ये काम होता है। बट इसके अंदर हाई इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस कॉस्ट होती है, ठीक है, क्योंकि आप देखो ना, आपको मिट्टी के अंदर पूरा पाइप डालना पड़ रहा है। अब इसमें दो चीजें हैं, पहला एक हमारा सरफेस ड्रिप इरिगेशन है, दूसरा सरफेस इरिगेशन बाय वाटर टेबल कंट्रोल है। अब जैसे वाटर टेबल कंट्रोल क्या है, इसके अंदर हमने नीचे पानी बढ़ा दिया, हमने वाटर टेबल को ही हम लोग नीचे से ऊपर लेकर आ गए। इससे क्या हुआ, वो पानी ऊपर तक आ गया, जो ऑलरेडी ग्राउंड वाटर है वो हम लोग पानी ऊपर तक ले आए। इसके अंदर एक कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है, कंट्रोल गेट होता है, जिसके थ्रू जो ग्राउंड वाटर है वो ऊपर आ जाता है। इसको हम लोग फ्लैट और लो लाइंग एरियाज में यूज करते हैं। यहाँ पर ये हमारा सब सरफेस ड्रिप इरिगेशन है। इसके अंदर क्या हुआ, हमने ड्रिप ट्यूब लगा रखी है इस तरह से करके। ये ड्रिप ट्यूब्स क्या करते हैं, ये ड्रॉप 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 करके पानी ही छोड़ेंगे और वो पानी इन जड़ों को अवेलेबल होता चला जाएगा, ठीक है। इसमें एमीटर लाइन लगी होती है जिसे हम लोग ड्रिप ट्यूब कहते हैं। तो इसमें पानी की वेस्टेज आपकी कम हो जाती है। आगे चलते हैं। फिर आता है हमारा प्रेशराइज्ड और माइक्रो इरिगेशन। प्रेशराइज्ड और माइक्रो इरिगेशन जो होता है, इसके अंदर जो पानी है पाइप्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और उसे कंट्रोल्ड, एफिशिएंट और टारगेटेड एप्लीकेशन बनाते हैं। इसमें दो चीजें आती हैं, सबसे पहला आता है हमारा स्प्रिंकलर इरिगेशन, दूसरा आता है ड्रिप इरिगेशन। स्प्रिंकलर इरिगेशन की बात करें, आप लोगों ने गार्डन्स और लॉन्स वगैरह में देखा होगा, मूवीज में भी देखा होगा, एक ऐसी नोजल्स, जैसे मान लो ये आपकी घास की फील्ड है, इसमें एक ऐसी नोजल सी लगी है, ये ऐसे गोल गोल घूमती रहेगी और पानी की बौछार डालती रहेगी। तो वाटर इज स्प्रेड अंडर प्रेशर थ्रू नोजल्स टू सिमुलेट रेनफॉल। ये अनइवन टोपोग्राफी में, सैंडी सॉइल्स में और वाइड रेंज ऑफ क्रॉप्स में चलती है। इसमें इरोजन नहीं होता और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ड्रिप इरिगेशन होता है, ड्रिप इरिगेशन क्या करता है, ये ड्रॉप बाय ड्रॉप देता है पानी नियर द रूट जोन यूजिंग एमिटर्स। हाईएस्ट वाटर यूज एफिशिएंसी है ड्रिप की 90 से 95% के बीच में रहती है। इट इज वेरी आइडियल फॉर फ्रूट्स, वेजिटेबल, शुगर केन, कॉटन एंड एरियाज विद सीवियर वाटर स्कैरसिटी, क्योंकि हम लोग सीधे जड़ों में ड्रॉप बाय ड्रॉप करके पानी दे रहे हैं ताकि वो पानी वेस्ट ना हो, बिल्कुल भी जितना भी पानी जाए ऑलमोस्ट सारा का सारा पानी जड़ों को मिल रहा है। सो दिस इज योर ड्रिप इरिगेशन।
ये हमारा प्रेशराइज या माइक्रो इरिगेशन के एक एग्जांपल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ये आपका स्प्रिंकलर इरिगेशन है। इसके अंदर क्या है, ये एक मेन पाइप जा रहा है आपका पानी का, उसके अंदर छोटे छोटे ये पाइप हमने अलग लगा रखे हैं और इसमें ये आगे नोजल लगी हुई है। तो ये जो पानी का फ्लो निकल रहा है ये रेनफॉल जैसा लगता है ना, पानी इस तरह से पुट 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 करके पानी इसमें से बाहर आता रहता है। ये भी कई तरह के होते हैं, एक आपके फील्ड के लिए ये अलग है, गार्डन्स के लिए अलग होते हैं। ये आपका स्प्रिंकलर इरिगेशन है। इसके अंदर भी क्या हुआ, आपका पानी का यूज और बेटर हो गया एज कंपेयर टू द सरफेस एंड सब सरफेस इरिगेशन। अब ये अनइवन टोपोग्राफी के लिए, सैंडी सॉइल्स के लिए और वाइड रेंज ऑफ क्रॉप्स के लिए एप्लीकेबल होता है। इसमें इरोजन नहीं होता और पानी का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है। फिर हमारा ड्रिप इरिगेशन आता है। ड्रिप इरिगेशन के अंदर क्या है, ये हमारा पानी का मेन पाइप जा रहा है। ठीक है। इस मेन पाइप के साथ में हमने छोटे छोटे एमिटर्स लगा रखे हैं। इन एमिटर्स का काम क्या है, ये हमने जड़ों के साथ साथ लगा दिया है। तो इन जड़ों पे सीधे ड्रॉप बाय ड्रॉप करके पानी जाता है। वाटर इज अप्लाइड ड्रॉप बाय ड्रॉप नियर द रूट जोन यूजिंग द एमिटर्स। ठीक है। जैसे फ्रूट्स हो गए, शुगर केन हो गए, वहां पे इसकी एफिशिएंसी मतलब वहां पे इसका यूज ज्यादा होता है, फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, कॉटन एरियाज में, या फिर जहां पर पानी की स्केर्सिटी होती है। और हाईएस्ट वाटर यूज एफिशिएंसी होती है इसकी 90 टू 95%। पानी जो इसके अंदर जाता है वो सीधे रूट जोन में जाता है। ठीक है। तो ये था हमारा प्रेशराइज या माइक्रो इरिगेशन। अब आई होप आपको तीनों तरह के इरिगेशन समझ आ गए होंगे कि हम लोग सरफेस इरिगेशन में क्या कर रहे हैं, सब सरफेस इरिगेशन में क्या कर रहे हैं, या प्रेशराइज और माइक्रो इरिगेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं। बट इन दोनों का ड्रॉबैक क्या होता है, स्प्रिंकलर का और ड्रिप इरिगेशन का ड्रॉबैक यही होता है कि इनकी कॉस्ट ज्यादा होती है। जब आप ऐसा सेटअप लगा रहे हो तो इनिशियल कॉस्ट इसकी ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से इसका वाइड स्केल अडॉप्शन नहीं हो पा रहा है। इरिगेशन के सोर्सेज क्या है हमारे पास। सबसे पहला है सरफेस वाटर सोर्सेज, जो हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा था जब वाटर सोर्सेज की हम लोगों ने बात करी थी। सरफेस वाटर सोर्सेज में हम लोग जब बात करते हैं, ये वो वाटर बॉडीज है जो कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का पार्ट होता है। जैसे सबसे पहले रिवर्स, इंडिया में हमारे पास मेजर रिवर सिस्टम है जिसके थ्रू हमारे पास एक्सटेंसिव कैनाल इरिगेशन होता है। इसमें बैराजेस और डाइवर्जन वियर्स लगाते हैं जिसके थ्रू हम लोग पानी के फ्लो को कंट्रोल करते हैं, पानी के फ्लो को डाइवर्ट करते हैं। फिर आते हैं डैम्स और रिजर्वायर्स। डैम्स और रिजर्वायर्स का काम क्या होता है, जो मॉनसून वाटर है, मॉनसून वाटर को स्टोर करा जाता है ताकि थ्रू आउट द ईयर हमें इरिगेशन के लिए पानी मिल पाए। इट्स सर्व मल्टीपर्पज नीड्स, जैसे इरिगेशन हो गया, ड्रिंकिंग वाटर हो गया, हाइड्रो पावर हो गया, या फ्लड कंट्रोल हो गया। तो डैम्स में हमारे पास हम लोग हाइड्रो पावर भी कर रहे हैं, फ्लड कंट्रोल भी कर रहे हैं। और इसके रिजर्वायर्स के लिए देखिए अलग अलग जगह रिजर्वायर्स होते हैं जहां पर भी डैम बना रहे हैं। जैसे टिहरी लेक बनी है, वो एक रिजर्वायर बना हुआ है ना, टिहरी डैम के पास में रिजर्वायर बना हुआ है जहाँ पे उन्होंने पानी स्टोर करके रखा हुआ है। अब उस स्टोर्ड पानी की पोटेंशियल एनर्जी यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी भी बना रहे हैं। उस पानी को जब सूखा ज्यादा होता है, बारिश नहीं होती है, तब उस पानी को हम लोग धीरे धीरे करके डिस्चार्ज करते हैं ताकि कैनाल्स में और नदी में थ्रू आउट द ईयर वाटर का फ्लो बना रहे और वो वाटर हम लोग ड्रिंकिंग के लिए, इरिगेशन के लिए यूज कर पाए। फिर कैनाल सिस्टम आता है। कैनाल सिस्टम हमारे पास नेटवर्क ऑफ कैनाल्स होता है, डिस्ट्रीब्यूटरीज होती है जिससे फील्ड के तक हम लोग पानी पहुंचाते हैं। फॉर एग्जांपल हरियाणा में यमुना रिवर के अलोंग बहुत अच्छा कैनाल सिस्टम बना हुआ है। यमुना रिवर का पानी हरियाणा में कैनाल्स के थ्रू जाता है, काफी साफ पानी होता है वहां पर, और उससे हरियाणा के हर गांव तक पानी पहुंचता है। नॉर्दर्न इंडिया में काफी ज्यादा यूज हो रहा है, जैसे एक इंदिरा गांधी कैनाल है, एक अपर गंगा कैनाल है। जो इंदिरा गांधी कैनाल है, ये पंजाब से निकलती है, जो कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान को इरिगेट करती है। अपर गंगा कैनाल है जो कि यूपी के एरिया को इरिगेट करती है। फिर टैंक्स, लेक्स और पॉन्ड्स हैं जो ट्रेडिशनल स्टोरेज सिस्टम होते थे पेनिनसुलर इंडिया में। इसके अंदर क्या होता था, यहाँ पे पानी भर जाता था, पानी स्टोर करके रखा जाता था ताकि ड्राई सीजन के टाइम में इस पानी को यूज किया जा पाए। अब देखिए जैसे राजस्थान में अलग अलग, इवन डेजर्ट है जैसलमेर में, वहां पर भी एक बहुत बड़ी लेक बना रखी है। ये इस तरह से पानी स्टोर किया जाता था इन सब चीजों में। फिर हमारे ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज होते हैं। ग्राउंड वाटर वो जो हमारे पानी के अंदर से आ रहे हैं, जैसे ओपन वेल्स, जो हम लोगों ने वेल्स बना रखे हैं, है ना, कुएं होते हैं ना, वो हमारे पास ग्राउंड वाटर के थ्रू आता है। इंडिया का ऑलमोस्ट 60% इरिगेशन हमारे पास ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज के थ्रू है। फिर हम लोग ट्यूबवेल कराते हैं, बोरवेल कराते हैं, जो बोरिंग कराते हैं, जिसमें ग्राउंड के अंदर का पानी हम लोग यूज करते हैं। आपने देखा होगा गांव वगैरह में ट्यूबवेल तो यूज होते ही हैं, बट ट्यूबवेल्स का जो यूज है वो इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिसिटी, डीजल या सोलर पंप्स पे। सोलर पंप्स की स्कीम है पीएम कुसुम स्कीम, उसको भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। फिर स्प्रिंग्स होते हैं जो हमारे नेचुरल ग्राउंड वाटर आते हैं, जैसे हिली रीजन में ज्यादा आते हैं, एंड दे आर यूज फॉर ग्रेविटी फेड इरिगेशन सिस्टम।
हमारे पास फिर नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज आते हैं, जैसे ट्रीटेड वेस्ट वाटर। ट्रीटेड वेस्ट वाटर है, हमारे पास सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं, उसमें से पानी को ट्रीट करके निकाला जाता है, उस पानी को हम लोग एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हैं, इससे फ्रेश वाटर हमारा कंजर्व होगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स है, रेन वाटर पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, फिर चाहे वो फार्म पॉन्ड्स हो, पर्कोलेशन टैंक्स हो, या चेक डैम्स हो, जो कि मानसून के रन ऑफ को रोकने के लिए होता है। इससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी बढ़ता है और ड्रॉट रेजिलियंस भी होता है। इसके कुछ हम लोगों ने इमेज की फॉर्म में सॉइल वाले वीडियो में आप याद करिए, हमने समझने की कोशिश करी थी, जहां पे हम लोग रन ऑफ इरिगेशन को रोकने की कोशिश कर रहे थे। फिर लिफ्ट इरिगेशन होता है। लिफ्ट इरिगेशन में क्या होता है, लोग पंप लगा देते हैं रिवर्स में, कैनाल्स में या टैंक्स में, उसके थ्रू हायर रीजन में पानी पहुंचाया जाता है। वाटर इज लिफ्टेड फ्रॉम रिवर्स, कैनाल्स और टैंक्स यूजिंग पंप टू इरिगेट हायर एलिवेशन। भाई आप पहाड़ी पे ऊपर आपके खेत है, काफी नीचे नदी बह रही है, आप नदी से पानी बाल्टी में भर के तो नहीं लाओगे ना, आप उस नदी का पानी लिफ्ट कर लोगे पंप लगा के, मोटर लगा के, वो हमारा लिफ्ट इरिगेशन कहलाता है। नेक्स्ट इसमें चीज आती है क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट की। जो क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट होता है, इट इज अ टोटल अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड बाय अ क्रॉप टू मीट इट्स एवापो ट्रांसपिरेशन नीड्स, इंक्लूडिंग वाटर यूज फॉर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस ड्यूरिंग द एंटायर ग्रोथ पीरियड। मतलब जो एक क्रॉप अपने पूरी लाइफ पीरियड में कितना पानी यूज कर रहा है, वो अपने लिए कितना पानी यूज कर रहा है, और एवापो ट्रांसपिरेशन कितना हो रहा है उसमें से, वो हमारा क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट होता है। It is the depth or the volume of water required by a crop for evapotranspiration under standard agronomic conditions at a given place of time. इसमें अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे सबसे पहला कंपोनेंट है ईटीसी। ईटीसी होता है एवापोट्रांसपिरेशन। तो सॉइल एवापोरेशन और प्लांट ट्रांसपिरेशन में जो टोटल लॉस हो रहा है, वो कितना पानी यूज हो रहा है। आपने जब एक पौधे में पानी डाला, कुछ पानी मिट्टी में रह जाएगा, मिट्टी से उड़ जाएगा, कुछ पानी पौधे के थ्रू उड़ेगा, तो वो हमारा एवापोट्रांसपिरेशन हुआ। ये क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट का पार्ट है। इफेक्टिव रेनफॉल। इफेक्टिव रेनफॉल क्या है, बारिश हुई, उस बारिश में कितना बारिश का पानी ऐसा था जो कि क्रॉप को अवेलेबल हुआ। फॉर एग्जांपल, ये हमारा पीस ऑफ लैंड है, हमने सिर्फ इतने एरिया में हमने क्रॉप उगा रखा है, बारिश तो पूरे में हो रही है, यहाँ पर भी बारिश हुई है, यहाँ पे जो बारिश हुई है कुछ पानी बहकर इधर आ गया होगा, तो इतने एरिया में कितना बारिश का पानी यूज हुआ है क्रॉप के लिए अवेलेबल रहा है, वो हमारा इफेक्टिव रेनफॉल होता है। जो एक्सेस रेनफॉल हुई, वो आइदर रन ऑफ या फिर डीप पर्कुलेशन के थ्रू एक्सक्लूड कर दी जाती है। नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट हमारी क्या है, नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट होती है एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड बाय द क्रॉप रूट जोन टू मीट क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट आफ्टर कंसीडरिंग इफेक्टिव रेनफॉल एंड सॉइल मॉइस्चर कंडीशन। नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या हो गई, भाई आपके पास बारिश भी हो रही है और सॉइल में मॉइस्चर भी है, उस सब को देखते हुए अब आपके क्रॉप को कितना पानी चाहिए होगा, वो हमारा नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट हो गया। नेट इरिगेशन क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ईटीसी माइनस ई आर माइनस एस। ईटीसी है हमारा क्रॉप एवापो ट्रांसपिरेशन, अभी हमने पीछे समझा था। ई आर है हमारी इफेक्टिव रेनफॉल, वो भी हम लोगों ने पीछे समझी थी। और एस है सॉइल मॉइस्चर की क्या कंडीशन है। ये हो गया हमारा नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट। नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या हुआ, एक्चुअली में हमारे क्रॉप को कितने पानी की जरूरत है, कितने इरिगेशन वाले पानी की जरूरत है अपनी क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट के लिए, कंसीडरिंग कि ऑलरेडी आपके पास बारिश भी हो रही है और सॉइल का भी मॉइस्चर है, तो अलग से और कितना आपको पानी देना पड़ेगा। तो इसमें क्या हुआ, जो एवापो ट्रांसपिरेशन हुआ, उसमें से हमने इफेक्टिव रेनफॉल को और सॉइल मॉइस्चर कंट्रीब्यूशन को माइनस कर दिया, वो हमारा नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट आ गया। ठीक। फिर आता है हमारा ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट। ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायर के अंदर क्या होता है, टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट मस्ट बी सप्लाइड टू द फील्ड इंक्लूडिंग वाटर लॉसेज ड्यूरिंग कन्वेंशन एप्लीकेशन। पानी जब आप फील्ड पे डाल रहे हो, तो उसके बाद भी उसमें से कुछ पानी बह जाएगा, कुछ पानी लाते हुए लॉस हो जाएगा, तो वो सारा मिलाकर, और जो ये होता है, ये क्या होता है, ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट होता है एनआईआर अपॉन इरिगेशन एफिशिएंसी। फॉर्मूलेज याद रखिए आप लोग, ये डेफिनेशंस याद रखिए, न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाता, बट ये फॉर्मूला या फिर डेफिनेशन पर डायरेक्टली सवाल आ सकता है। ऑब्जेक्टिव आया तो आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्टिव में आपको लिखने के लिए काम आएगा। आंसर को अच्छा आंसर कन्वर्ट करने के लिए आपको ये फॉर्मूलेज पता होने चाहिए डिस्क्रिप्टिव के केसेस में भी। क्रॉप वाटर को इन्फ्लुएंस करने के लिए फैक्टर्स कौन से होते हैं, सबसे पहले तो क्रॉप फैक्टर्स ही है ना। जैसे क्रॉप के जेनेटिक ट्रेट्स क्या है, रूट की डेप्थ कितनी जा रही है, कैनोपी स्ट्रक्चर कैसा है, ग्रोथ की ड्यूरेशन कितनी है। इसमें कुछ वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स होते हैं, कुछ लो वाटर रिक्वायरिंग क्रॉप्स होते हैं, जैसे राइस और शुगर केन है, इन्हें बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है। मिलेट्स और पल्सेस हैं, इन्हें पानी कम चाहिए होता है। फिर क्लाइमेटिक फैक्टर्स होते हैं, दैट इंक्लूड्स टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, सोलर रेडिएशन। तो क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट हमारा टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा। हाई टेम्परेचर है, स्ट्रॉन्ग विंड्स है, तो उसमें क्या होगा, एवापो ट्रांसपिरेशन लॉसेस बढ़ेंगे। एवापो ट्रांसपिरेशन लॉसेस बढ़ेंगे तो क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट भी हमारी बढ़ेगी। सॉइल फैक्टर्स होता है कि सॉइल किस तरह की है, जैसे सैंडी सॉइल्स है, उस जिसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम है, तो उसको बहुत ज्यादा
बहुत ज्यादा इरिगेशन चाहिए होगा। क्लेई सॉइल्स हैं तो उसे लेस फ्रिक्वेंट इरिगेशन चाहिए होगा। क्रॉप की ग्रोथ स्टेज पर भी डिपेंड करता है। जब इनिशियल स्टेज होगी वहां पे लो डिमांड होती है पानी की। वेजिटेटिव स्टेज में हमारी डिमांड और ज्यादा बढ़ जाती है। जब फ्लावरिंग या फ्रूटिंग होता है क्रॉप में, उस समय पीक डिमांड होती है पानी की, तब सबसे ज्यादा पानी चाहिए होता है। और मेच्योरिटी के टाइम पे पानी की डिमांड हमारी कम होने लग जाती है। ये हमारे अलग अलग फैक्टर्स है जिस पर क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट डिपेंड करता है। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर की बात करें तो मॉडर्न सस्टेनेबल अप्रोच है यूज, जो कि मिनिमम सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन, सॉइल कवर और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन यूज करता है। इसको हम लोगों ने काफी ज्यादा डेप्थ में सॉइल वाले वीडियो में पढ़ा था। इसको यहाँ पे हम लोग बस बेसिक इंट्रोडक्शन एक रिवीजन के लिए होता है। इसमें तीन चीजें होती हैं। मिनिमम सॉइल डिस्टर्बेंस से मतलब होता है हमारा मिनिमम टिलेज या जीरो टिलेज। मतलब जो आपका सॉइल डिस्टर्बेंस है वो रिड्यूस हो जाएगा ताकि स्ट्रक्चर मेंटेन रहे, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज मेंटेन रहे। जो सॉइल के एग्रीगेट है उसका ब्रेकडाउन नहीं होगा तो इरोजन भी हमारा कम हो जाएगा। एनर्जी कम लगेगी, लेबर कम लगेगी और कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कम हो जाएगा। दूसरा पार्ट आता है इसमें परमानेंट सॉइल कवर। परमानेंट सॉइल कवर से क्या मतलब होता है, जो क्रॉप रेसिड्यूज होता है या मल्चीज होते हैं उसे सॉइल सरफेस के ऊपर बिछा दिया जाता है ताकि सॉइल इरोजन से बची रहे, मॉइस्चर सॉइल का कंजर्व रहे और वीड्स ना आने पाए। इससे सॉइल का ऑर्गेनिक मैटर भी एनहेंस होता है और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन भी बढ़ता है। थर्ड हमारा इसमें होता है क्रॉप रोटेशन और डाइवर्सिफिकेशन। इसके अंदर क्या होता है कि हम लोग डाइवर्स रूट सिस्टम के क्रॉप्स लगाते हैं। हमने एक इमेज के थ्रू समझा भी था, हम लोगों ने बात की थी कि मान लो ये हमारा सॉइल है कि किसी क्रॉप की रूट यहाँ तक आ रही है, किसी की यहाँ तक आ रही है, किसी की यहाँ तक आ रही है। तो इसमें क्रॉप रोटेशन और डाइवर्सिफिकेशन से क्या होता है, जब डाइवर्स रूट सिस्टम लगा होता है इससे सॉइल का स्ट्रक्चर भी बढ़ता है, डिजीज साइकिल भी बढ़ती है। लेग्यूम्स होती हैं जो कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं और क्लाइमेट वेरिएबिलिटी के लिए रेजिलेंस भी एनहेंस होती है। क्रिटिकल स्टेजेस ऑफ इरिगेशन आती हैं। इसके बाद क्रिटिकल स्टेजेस क्या क्या होती है, जैसे राइस के लिए बात करें तो या पेनिकल इनिशिएशन होता है। वीट के लिए बात करें तो क्राउन रूट इनिशिएशन होता है। मेस के लिए सिल्किंग होता है। ग्राउंडनट के लिए पैगिंग होता है और कॉटन के लिए फ्लावरिंग एंड बॉल फॉर्मेशन होता है। राइस के लिए क्रिटिकल स्टेज इरिगेशन की कौन सी है, ये वो फिजियोलॉजिकल स्टेजेस है जहाँ पे वाटर स्ट्रेस के लिए हाईली सेंसिटिव होता है कि यहाँ पे तो पानी चाहिए ही चाहिए। पेनिकल इनिशिएशन स्टेज होती है राइस की, जहाँ पे सबसे ज्यादा पानी चाहिए होता है या सबसे ज्यादा ध्यान रखना होता है। वीट के केस में क्राउन रूट इनिशिएशन होता है, सीआरआई बोलते हैं इसको। मेज के केस में सिल्किंग होता है। ग्राउंडनट के केस में पैगिंग होता है। कॉटन के केस में फ्लावरिंग और बॉल फॉर्मेशन होता है। CWR रिड्यूस करने के क्या तरीके हैं, जैसे हम लोग मल्चिंग करते हैं, है ना। मल्चिंग में वही चीज हो गई कि आपने प्लास्टिक या ऑर्गेनिक के थ्रू आपने सॉइल को कवर कर दिया। वाइडर स्पेसिंग करते हैं, कैनोपी मैनेजमेंट करते हैं, ड्रॉट टॉलरेंट वेराइटीज यूज करते हैं, माइक्रो इरिगेशन का यूज करते हैं, ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसा सॉइल मॉइस्चर की कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस। तो बेसिकली आपने सॉइल में ऑलरेडी इसके अंदर काफी कुछ पढ़ लिया है। अलग से इसमें इन डेप्थ यहाँ पढ़ने की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे। इससे रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स हैं आप लोग मेरे साथ इन टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप है इसके थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर मेरा मेन चैनल है विश्वाइस का, इसके थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। आप लोगों के डाउट हम लोग वहाँ डिस्कस करेंगे। टेलीग्राम ग्रुप और चैनल याद से ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि हम लोग एमसीक्यूज की सीरीज लेकर आने वाले हैं यूनिट 1 के लिए, जिसमें हम लोगों ने 12 वीडियोस करे थे, उसके एमसीक्यूज हम लोग जल्दी ही शुरू करेंगे। वहां से फिर हम लोग एक या दो यूनिट पीछे के एमसीक्यूज करते रहेंगे ताकि पिछला रिवाइज होता रहे और आगे का सिलेबस हमारा एज इट इज चलता रहेगा। That's all in this video. Thanks for watching this.